हाँ, तो आज बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, छोटा सा चैप्टर नंबर 3 आपका साइंस का स्टार्ट करेंगे मैं, जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकता। 4 नंबर का एक क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा यहाँ से आता है। हाँ, छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, 2+2 में आ सकता है, 1+3 में आ सकता है, 1 चारों 1 के भी आ सकता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं आने आपको इसका पूरे नोट्स बनाऊंगा, साथ के साथ लर्न करना है, जैसे अपन बाकी केमिस्ट्री वगैरह कंप्लीट करी थी वैसे ही। तो ये जो डेफिनेशंस लिखवा रहा हूँ उसको एज इट इज़ लर्न करनी है, बहुत ईजी है। जैसे फर्स्ट आनुवांशिकी, जैसे चैप्टर का नाम है, ये जो वर्ड है जेनेटिक्स, आनुवांशिकी, ये आनुवांशिकी सबसे पहले नाम दिया था, अगर आप देखना चाहो तो जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बैटसन ने किया था, ठीक है। एक अंग्रेज था बैटसन, इसने सबसे पहले जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था, जेनेटिक्स, ठीक है। चाहो तो लर्न कर लेना, वैसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे था तो क्या लेवल का आएगा, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव लेवल में काम आता है। लेकिन अभी आप कितना से लर्न कर लेना कि जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले बैटसन ने किया था। अब आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आनुवांशिकी किसे कहते हैं, मतलब आपसे जेनेटिक्स की डेफिनेशन पूछेगा वो, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे कि जीव विज्ञान की यानी कि बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरियस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। देखो, जैसे कि लक्षणों और आनुवंशिक का मतलब क्या हुआ, ये था कि जैसे कोई सजीव होता है, सजीव का मतलब जैसे अपन है, जो अपन सजीव हैं, हमारे अंदर जीव हैं, तो हमारे जो आनुवंशिकताएं हैं, जैसे कि हम हैं, हमारे पिताजी से कुछ लक्षण हमारे में आए, हम में आए, फिर हमसे फिर आगे, मतलब जो पीढ़ियाँ चलती है, तो उनमें जो सिमिलरिटीज़ देखी जाती है, कुछ सिमिलरिटीज़ देखी जाती है, कुछ डिफरेंस नज़र आता है। जैसे पिताजी की हाइट ज़्यादा है या फिर कम है तो बेटे की हो सकता है हाइट ज़्यादा हो, कुछ विभिन्नताएँ भी होती है तो कुछ समानताएँ भी होती है, सिमिलरिटीज़ भी होती है। ये इन सब का स्टडी करने के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया, ठीक है। जैसे सेम टू सेम दिखना, ये सब, इसको सब को एक स्टडी करने के लिए वर्ड यूज़ किया गया और वो वर्ड है आनुवंशिकी, ठीक है, जेनेटिक्स। ओके, फिर हैं, ये तो आनुवंशिकी हो गई कि जिसका स्टडी करेंगे उसको, लेकिन एक आनुवंशिक लक्षण, दूसरी डेफिनेशन क्या बनेंगे आपकी, आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर्स, यह भी क्वेश्चन आ सकता है, आनुवंशिक लक्षण क्या होता है, ठीक है, जेनेटिक कैरेक्टर्स। तो सजीवों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन की क्रिया के समय युग्मकों द्वारा विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी संचरण होता रहता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। जैसे अपने पापा से अपने में लक्षण आए, ठीक है, हम उन जैसे दिखते हैं, उन जैसी कलर है, ये बहुत सारे लक्षण हमें मिलते हैं। इन सब लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। सिंपल है, सुना भी होगा आपने कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरियस कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, बाय गैमेट्स। गैमेट्स का मतलब होता है हिंदी में युग्मक, ठीक है, युग्मों के द्वारा। तो दीज कैरेक्टर्स आर नोन एज हेरिडिटी कैरेक्टर्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट, दो डेफिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके। और ये भी लिख सकते हो चाहो तो कि फर्स्ट टाइम वर्ड यूज़ किया था इस जेनेटिक्स का, वो किया था बैटसन ने, ठीक है। ओके, थर्ड डेफिनेशन लिखो। देखो, ये डेफिनेशन डायरेक्ट एग्जाम पूछी जाती है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ एज इट इज, ठीक है, 1 मार्क्स में। वंशागति किसे कहते हैं, हेरिडिटी। तो आनुवंशिक लक्षण पढ़े अभी बने पीछे, उन लक्षणों का जनक, देखो होता क्या है, ये आएंगे कहाँ से, एक तो होता है जनक पीढ़ी यानी कि पेरेंटल जनरेशन, ठीक है, और दूसरी होती है संतति पीढ़ी यानी कि ऑफस्प्रिंग। इनमें संचरण ही वंशागति कहलाती है। जैसे कि अपने मम्मी पापा, ठीक है, मम्मी पापा हो गए पेरेंटल यानी कि जनक हो गए, वो जनक पीढ़ी, पेरेंटल जनरेशन, और इनके लक्षण हमारे में आ गए, ठीक है, चाहे वो सन हो चाहे डॉटर हो, इनके लक्षण हमारे में आ गए, तो हम क्या हो गए, हम हो गए ऑफस्प्रिंग यानी कि हम हो गए संतति पीढ़ी। तो जब पेरेंटल यानी कि जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जो संचरण होता है, जो ट्रांसमिशन होता है, वो ही वंशागति यानी कि हेरिडिटी कहलाता है। सिंपल है, ओके। अब रही बात, आप चाहो तो लेवल का क्वेश्चन कि हेरिडिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग, देखो हेरिडिटी इंग्लिश और इन दोनों को हेरिडिटी लिखना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेज हिंदी में नहीं लिखते थे, हिंदी तो हमारे इंडिया में आके वंशागति कर दिया अपन ने। एक्चुअल में शब्द बनाता हेरिडिटी, जैसे उसमें बनाता जेनेटिक्स, ठीक है, ओके, आनुवंशिक नहीं बनाता, जेनेटिक बनाता। तो हेरिडिटी शब्द का प्रयोग या प्रतिपादन सबसे पहले स्पेंसर ने किया था, जैसे उसमें बटसन ने किया था, ठीक है, किसका, आनुवंशिक का। द टर्म ऑफ हेरिडिटी वॉज कॉइन्ड बाय
स्पेंसर। ठीक है, तो ये भी थर्ड डेफिनेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी कंप्लीट। हाँ, अब यहाँ से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, वो 3 नंबर का आ सकता है पूरा पूरा। व्हाट इज मैंडलिज्म, यानी कि मैंडलवाद क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर का मतलब एक तरीके से पूरी हिस्ट्री है ये। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसकी मैंने पूरी हिस्ट्री लिखी है, खास खास पॉइंट सिलेक्टेड। इतना एग्जाम में आपको लिख के आना पड़ेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ 5 पॉइंट लिख के आ जाते हैं। जो 5th पॉइंट है इसका, वो सिर्फ एक डेफिनेशन है, मतलब इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये मान लो आप जब तक 4 पॉइंट नहीं लिखोगे, पता नहीं आपको कहाँ का मिल जाएगा अदर चैनल्स पे, वो मुझे नहीं पता। ओरिजिनल बुक के अकॉर्डिंग प्रॉपर हिस्ट्री जो मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे के वैसे बनाना, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए। ठीक है, अब मैंडलिज्म के बारे में क्या होगा, आपको पता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि ये उसके फादर हैं, पिताजी हैं किसके, इसके आनुवंशिकी। सबसे पहले जेनेटिक्स की खोज की थी इन्होंने, समझ पा रहे हो। ग्रेगर जॉन मेंडल इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स बिकॉज मेंडल प्रोपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन प्लांट्स फॉर फर्स्ट टाइम, क्योंकि मेंडल ने सर्वप्रथम पादपों में वंशागति के नियमों का प्रतिपादन सबसे पहले, सर्वप्रथम मतलब फर्स्ट टाइम इन्होंने किया था पेड़ पौधों में, पादपों में। ठीक है, पादपों में किया था और मटर का पौधा लिया था जिसका नाम पाइसम सेटाइवम है। पाइसम सेटाइवम भी लिखा दूंगा आपको, इसलिए मैंने ऊपर ब्रैकेट में लिखा है, वो अलग से लिखेंगे अपन। मेरी बात समझ में आ गई। क्या करा इन्होंने, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, फिर पहले पॉइंट में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। 1 मार्क्स तैयार हो गया आपका। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले पादपों में इन्होंने ही क्या किया था, वंशागति का मतलब जो इनहेरिटेंस का जो नियम दिया था वो सबसे पहले इन्होंने दिया था, इस वजह से। सेकंड पॉइंट, मेंडल परफॉर्म्ड हाइब्रिडेशन। हाइब्रिड का मतलब होता है बीज का एक अच्छी क्वालिटी बनाना, समझ पा रहे हो। जैसे आजकल कहते हैं ना कि हाइब्रिड के बीज लाना, मतलब एक अच्छी क्वालिटी का बीज लाना। तो हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी, उस गार्डन वाले पी का नाम है ये पाइजम सताइवम। आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो पाइजम सताइवम। ठीक है, फॉर 7 years, 7 साल तक उन्होंने इस पादप पर सर्च किया था। समझ पा रहे हो क्या, कि चर्च के उद्यान में, चर्च का मतलब जहाँ वो रहते हैं, रहते थे चर्च में, वहाँ चर्च के उद्यान में मेंडल ने उद्यान मटर पर 7 वर्ष तक संकरण प्रयोग किया। और वो जो मटर था उसके ब्रैकेट में लिख सकते हो पाइसम सेटाइवम। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। 7 वर्ष तक उन्होंने किया था। थर्ड हुआ क्या, 7 साल में क्या मिला उनको, द फाइंडिंग्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स वर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च पेपर ऑन टू द, ध्यान रखना यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, रिसर्च पेपर टू द ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ध्यान रखना कि इन प्रयोगों के निष्कर्ष को, मतलब इन रिजल्ट जो आया, उसके एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया, उनको सन 1865 में, ईयर लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे आपके लेवल की बात नहीं, आप ईयर ना याद करें भले कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी ईयर का टेंशन नहीं लेना। इन प्रयोगों के निष्कर्षों को ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया। देखो, कोई भी साइंटिस्ट आएगा, जैसे आप भी कोई रिसर्च करना चाहते हो, तो आपको कोई चीज़ रिसर्च करने के लिए मिली तो आप कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज के सामने लेके जाओगे कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि वहाँ जो होते हैं वो ऐसा मान लो कि साइंटिस्ट होते हैं, उनके पास लैब वगैरह होती है, वो चेक कर लेंगे। वैसे ही इन्होंने भी यही करा, 7 साल तक उसके ऊपर रिसर्च किया, फिर उसको ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इसके समक्ष पेश किया। पेश करना मतलब प्रस्तुत किया, उनके सामने रखा कि ये लो मैंने ऐसा ऐसा कुछ किया है। ठीक है, उनको वो ठीक लगा, इसलिए दीज एक्सपेरिमेंट्स वर पब्लिश कर दिया। पब्लिश का मतलब न्यूज़पेपरों में छपवा दिया, ऐसा मानो। पब्लिश्ड इन द सोसाइटीज एनुअल प्रोसीडिंग्स एंड टाइटल। वो टाइटल किस टाइटल के रूप में प्रस्तुत किया, जैसे आप सपोज अपने कोई न्यूज़पेपर आता है उसमें मेन हेडिंग जो आती है, वैसे इसको भी एक हेडिंग बनाई। वो हेडिंग ये थी, एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि इन प्रयोगों को सोसाइटी वार्षिकी में, वार्षिकी मतलब जो पेपर होता है वहाँ का हर साल आता है, उसमें पादप संकरण पर प्रयोग, इस नाम से पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से पब्लिश्ड कर दिया, यानी कि प्रकाशित कर दिया, छपवा दिया। ठीक है,
ठीक है, ये इतनी पूरी स्थिति वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्या किया कि ये फादर जनरल वो अपने बात लिख दी। दूसरी, इन्होंने मटर का पौधा लिया था। तीसरी, इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने सबसे पहले ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के अंदर रखवाया। चौथा, फिर एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडेशन की पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से उनका एक टाइटल के रूप में छपा। और फिर लास्ट 5वां पॉइंट है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स, इन सब रिजल्ट को देखते हुए ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी मैंडल प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस और विच आर ऑल्सो नॉन एज मैंडलिज्म। इन सब प्रयोगों द्वारा मटर पर किए गए प्रयोगों के परिणाम के आधार पर आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन मेंडल ने किया, जिन्हें मेंडलवाद भी कहते हैं। ये 5 पॉइंट आपको अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि मेंडलवाद क्या है, तो ये पाँचों के पाँचों पॉइंट आपको लिख के आना है, तब जाके 3 में से 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। या फिर 1 मार्क्स के भी इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या, ये तो मैंने बता दिया फादर। दूसरा कि सबसे पहले उसने एक्सपेरिमेंट को किन के सामने प्रस्तुत किया, तो ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, हिंदी भी वही है, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद में किस टाइटल से अखबार में छपा या फिर उसके वार्षिकी में छपा, तो एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडेशन यानी कि पादप संकरण पर प्रयोग। तो वेरी इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाएंगे, या फिर एक साथ बनेगा तो आपको 5 पॉइंट लिखना ही है। वेरी इंपॉर्टेंट, मेंडलिज्म फिनिश। एक क्वेश्चन बन सकता है आपका छोटा सा, इंपॉर्टेंट है कि मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। भाई मेंडल ने जो मेंडलिज्म दिया, ये मटर के पौधे पे जो रिसर्च किया, इसमें सक्सेस कैसे हो गया, क्या रीज़न थे। तो राइट द रीजंस ऑफ सक्सेसफुलनेस ऑफ मेंडल। फर्स्ट है कि मेंडल स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट ए टाइम। उसने एक बार में एक ही लक्षण को यूज़ किया या अध्ययन किया। मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, जैसे कि वो टोल है तो टोल, या फिर बोना, यानी कि वो स्मॉल टी कैपिटल टी वाला सिस्टम बताऊंगा मैं आगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी इतना समझना है कि उसने एक ही लक्षण को यूज़ किया, क्योंकि बोना है या फिर लंबा है, समझ पा रहे हो। ओपन आगे पढ़ेंगे। सेकंड, मेंडल maintained the statistical record of the experiments and analyzed them carefully, very important। यानी कि मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के सभी आंकड़ों को सावधानी पूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण। देखो सांख्यिकी विश्लेषण का मतलब होता है, अभी अपन आगे पढ़ेंगे, इसने ऐसे आगे 3 एक्सपेरिमेंट हैं इसके, बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपन उसको पढ़ने वाले हैं। उनमें इसने एक रेशियो बताया, 1:3:9 का, फिर 9 रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, वो बताऊंगा मैं आपको। वो होता है ये आपका सांख्यिकी विश्लेषण, ठीक है। बहुत ही आराम से, बहुत केयरफुली उसका इसने स्टडी की, इस वजह से सक्सेस हुआ। तीसरा, इसने जो प्लांट लिया था, मेंडल सेलेक्टेड द प्लांट मटेरियल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, वो भी केयरफुली सेलेक्ट किया। इसने क्यों किया कि इसने मटर को ही चुना, समझ पा रहे हो, जो एक समय में एक ही लक्षण निकालता है। ऐसा मान लो एक समय में एक लक्षण दिखते हैं मटर में, इसलिए उसे इजी लगा कि इसकी स्टडी करना बहुत इजी है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चुनाव भी बिल्कुल केयरफुली सावधानीपूर्वक किया। तो अगर 1 या 2 मार्क्स में आता है तो आपको 3 पॉइंट अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस सफिशिएंट लिख के आना है, ठीक है। फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ से, और वो ये है कि वाई डिड मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट फॉर हिम एक्सपेरिमेंट्स। यानी कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया, दूसरे पौधे का चयन क्यों नहीं किया। वेरी इंपॉर्टेंट है। रीज़न ये है कि पी प्लांट इज एनुअल, यानी कि मटर का पौधा वार्षिक 1 वर्ष का होता है। देयरफॉर इट वाज पॉसिबल टू स्टडी मैनी जनरेशंस इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन। अगर कोई पौधा 1 साल में तैयार हो जाता है तो उसका बहुत सारी स्टडी की जा सकती है, क्योंकि कोई पौधे ऐसे होते हैं जो 3-3, 4-4 साल में भी तैयार नहीं होते। लेकिन मटर का पौधा 1 साल का होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव था, 1 वर्ष होने के कारण। इसलिए मेंडल ने, एक बात तो ये हो गई, इसका चयन किया। दूसरा, इट वॉज ईजी टू गेट प्योर लाइन और होमोजाइगोस प्लांट्स बाय सेल्फ पोलिनेशन बिकॉज ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। देखो मटर का पौधा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होता है, मतलब कि द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी मतलब मेल और फीमेल दोनों होते हैं इसमें, समझ पा रहे हो, मेल और फीमेल दोनों होते हैं। इसलिए स्वपरागण के द्वारा समयुग्मजी, मतलब खुद ही अगर स्वपरागण कर लेंगे तो खुद जैसे युग्मज पादप पैदा हो जाएंगे, या फिर शुद्ध वंशक्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। इट वॉज ईजी टू गेट
प्योर लाइम होमोजोइस प्लांट्स बाय सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है, खुद के पोलिनेशन बिकॉज ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, क्योंकि वो बाइसेक्सुअल है, मेल और फीमेल दोनों है, तो खुद जैसे या फिर डिट्टो, या फिर ऐसा मान लो कि प्योर, प्योर का मतलब शुद्ध वंशक्रम प्राप्त करना इजी है। समझ पा रहे हो? ओके। तीसरा, आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन कैन बी इजीली डन बाय इमास्कुलेशन टेक्निक। समझना, विम्पुसन विधि द्वारा कृत्रिम परपरागण आसानी से किया जा सकता है। अगर आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन भी करवाना है तो वो भी इन मटर के पौधे में हो जाता है। जैसे आपने देखा खूब सारे पौधे ऐसे होते हैं, लाइक अमरूद का छोटा जो पौधा होता है उसके भी अपन क्या करते हैं, काट के उसके अंदर ऊपर जैसे तिरछा काट के, आपने देखा होगा उसके ऊपर दूसरी टहनी लगा के उस पर टेप लगा देते हैं। आपने कभी कभी एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि थोड़ा समझ में आए, तो ऐसे इसमें भी हो सकता है। उसे बोलते हैं विम्पुसन विधि, ठीक है, यानी कि एमस्कुलेशन टेक्निक, उससे भी एक जनरेशन सुधारी जा सकती है। मतलब जैसे वो चाहे अगर बोना है, ड्वार्फ है, तो वो उसको टॉल बनाया जा सकता है इस टेक्निक से। चौथा, ये बातें और भी समझ में आएगी, सेकंड चैप्टर वगैरह पढ़ेंगे तो उनमें और है। मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। वेरियस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन पी प्लांट, लाइक हाइट ऑफ द, वैसे तो 7 लक्षण लिए थे, मेरी बात सुनना, 7 वेरियस कॉन्ट्राक्शन मैंने लिए थे, 7 विपर्यासी लक्षण वाली एक टेबल है, वो आपको पूरी टेबल लर्न करनी है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कितना लिखना है, नोट्स लिखने से कुछ नहीं होता, क्वेश्चन का आंसर कितना और कब किस फॉर्म में लिखना है ये जानना ज़रूरी है। इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा, फिर आंसर के 4 पॉइंट बनाए। एग्जाम में 4 ही पॉइंट लिख के आने, 4 एग्जाम्पल करके पूरी टेबल नहीं छापनी है, एक एग्जाम्पल देना है। लाइक उसकी ऊंचाई में कैसे, हाइट में कैसे, एक तो टॉल होता प्लांट होता है, एक ड्वार्फ प्लांट होता है, मतलब एक लंबा एक बोना होता है। ये लिया था उसने उदाहरण, पौधे की ऊंचाई 2 तरह की, जैसे कि लंबा बोना होती है, ये उसने लिए थे। अब इस क्वेश्चन का आंसर इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये आपका तैयार है, ठीक है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको लिखाऊंगा जो 7 विपर्यासी लक्षण जो टेबल ली थी इसने, वो टेबल, ठीक है। हाँ, तो टेबल इस तरीके से हैं कि मेंडल सेलेक्टेड 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स विच आर एज फॉलोज, यानी कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों जो चयन किया था इस प्रकार है। इसमें नंबरिंग थोड़ी उल्टी सीधी है भाई, उसका थोड़ा फर्क करना कि इंग्लिश में तो है शेप ऑफ सीड, यानी कि 1 नंबर, इंग्लिश में 1 नंबर, और हिंदी वालों के बच्चों के लिए वो है इसका हिंदी का 6 नंबर, बीज की आकृति। कोई बात नहीं, ये बुक्स की अकॉर्डिंग आगे पीछे रह गया। तो शेप ऑफ सीड आप 6 नंबर देखो हिंदी वाले, बीज की आकृति कैसी होगी, गोलाकार होगी या फिर जुर्रीदार होगी। ये टेबल आपको लर्न कर ली है थोड़ी बहुत, बाकी मैं इसका प्रैक्टिकल ऐसा बताऊंगा ज़बरदस्त कि आपको टेबल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल मस्त हो। लेकिन फिर भी इसको नॉलेजेबल के लिए अपन को ये टेबल लर्न होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम इतना सा आ जाए कि उसमें 7 कैरेक्टर ने 7 लक्षण जो लिए थे वो किन किन को लिए थे, तब अपन को टेबल बनानी पड़ेगी, इसलिए टेबल को लर्न करना ज़रूरी हो जाता है। बाकी जो इसने प्रयोग किए थे इनहेरिटेंस के, वो मैं ज़बरदस्त पढ़ा दूंगा। वंशागति के जो नियम दिए थे, 3 नियम थे इसके, प्रभाविता का नियम, लॉज ऑफ डोमिनेंस, पृथक्करण का नियम, और तीसरा स्वतंत्र अपीवन का नियम, मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट और लॉ ऑफ सीग्रेशन, बहुत ज़बरदस्त करा दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हिंदी में इंग्लिश का नंबर 2 है कलर ऑफ सीड, हिंदी का है 7, बीज का रंग या तो येलो होगा या फिर ग्रीन यानी कि हरा होगा, पीला और हरा हो सकता है, ठीक है। फिर नंबर 3 है कलर ऑफ फ्लावर, हिंदी वाले बच्चे देखेंगे 5 नंबर, पुष्प का रंग बैंगनी हो सकता है, सफ़ेद हो सकता है, ठीक है। फिर शेप ऑफ मैच्योर पॉड, परिपक्व फली की आकृति, हिंदी वालों के लिए 3 नंबर हो सकता है। नंबरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो टेबल लर्न करनी है आपको। परिपक्व फली की आकृति फुली हुई हो सकती है, यानी कि इनफ्लेटेड, या फिर संकीर्णित यानी कि कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकती है। फिर नंबर 5 कलर ऑफ इमेच्योर पॉड, यानी कि अपरिपक्व फली की रंग हो सकता है, हरा या फिर पीला, ग्रीन या फिर येलो, हिंदी वालों के लिए नंबर 4। और फिर इंग्लिश में 6 नंबर पोजीशन ऑफ फ्लावर, हिंदी वालों के लिए है नंबर 2 पुष्प की स्थिति, तो वो हो सकती है एक्सियल या फिर टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल यानी कि कक्षीय या फिर अग्रस्त। फिर हाइट ऑफ प्लांट, पादप की ऊंचाई, इंग्लिश में 7 नंबर, हिंदी में 1 नंबर, वो या तो टॉल या ड्वार्फ, यानी कि या तो लंबा हो सकता है या फिर बोना हो सकता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, आप इसको एक बार लर्न कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, इसके जो क्वेश्चन अलग से आ सकता है, ठीक है। अब मेंडल से रिलेटेड क्वेश्चन
3 नियमों को छोड़ के, जो इसमें 3 लॉ दिए थे वो तो अलग अलग अपन पढ़ने वाले हैं। एक क्वेश्चन और बनता है बस लास्ट। ज़बरदस्त मैंने आज का वीडियो बनाया आपके लिए, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपको मेहनत करनी है। 100% अपन एक दिन बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, मेंडल के नियमों की पुनर्खोज किसने की, यानी कि वो रीडिस्कवर्ड मेंडल्स लॉ, मतलब मेंडल के नियमों को वापस कोई किसी ने छेड़ा क्या, मतलब इसके बाद में और रीडिस्कवर्ड किया था, किसी ने किया था, किसने? एक तो हॉलैंड का हुगो डी ब्रिज, ठीक है, इंग्लिश में था हुगो डी ब्रिज। दूसरा जर्मनी के कार्ल कोरेंस, यानी कि कार्ल कोरेंस ऑफ जर्मनी। एंड ऑस्ट्रिया के एरिन वॉन शेरमक, यानी कि एरिक बोल दो चाहे एरिच बोल दो, वॉन, ठीक है, इसमें टी साइलेंट रहेगा, शेरमक। इसने पृथक रूप से, यानी अलग अलग कार्य किया। ये ऑस्ट्रिया का था, ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रिया का था, अलग अलग रहते हुए काम किया। 1900 के अंदर मेंडल के नियमों की वापस से पुनर्खोज इन्होंने की थी। रीडिस्कवर्ड मेंडल्स लॉज इन 1900 और फिर वाइल वर्किंग सेपरेटली, मतलब अलग अलग इन्होंने काम किया। इस तरीके से अपना आज का वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो कंप्लीट। मिलते हैं एक नए और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। 3 या 4 वीडियो में आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके।